हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट, यानी कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे सेव होता है और मेमोरी की ये टेक्निक और कौन कौन सी डिवाइसेस काम में आती है। ठीक है, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट ये भी कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर कोई भी डेटा स्टोर ही नहीं हो रहा है, प्रोग्राम हो, इंस्ट्रक्शंस हो, सॉफ्टवेयर हो, कमांड हो, किसी भी तरह का डेटा हो, वो सब अगर कंप्यूटर में सेव ही नहीं हो रहा है तो कंप्यूटर जो है मतलब ऑपरेशंस किस पे परफॉर्म करेगा। इसलिए मेमोरी यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और मेमोरी नथिंग एल्स, इट्स अ डिवाइस विच स्टोर्स द डेटा, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, मेमोरी के अंदर जो जितना भी डेटा जाता है, बड़ा डेटा है सपोज, जैसे वो पहले वर्ड्स में टूटता है, देन फिर ये वर्ड्स बाइट में टूटते हैं और एक बाइट जो है बहुत ही छोटे छोटे बिट्स में टूटता है और इन सबके बहुत बड़े बड़े लार्ज एरे बनते हैं। एरे क्या होता है ये आपको जो है डीएसए के हमारे वीडियोज़ में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इनमें से हर एक एरिया को जो है इंडिविजुअल लोकेशन दी जाती है ताकि सारा डेटा आपस में मिक्स ना हो और कौन सा डेटा कहाँ स्टोर किया है इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, मेमोरी में जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेव किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का हर एक पार्ट, हर एक कंपोनेंट, हर एक डिवाइस सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। मेनली दो टाइप के स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो इसको इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये सीपीयू का ही एक पार्ट है जो कि इंस्ट्रक्शन, इनपुट डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करके रखता है। ये साइज में छोटा होता है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम भी बोलते हैं। और इसका दूसरा पार्ट होता है रीड ओनली मेमोरी या रोम। ठीक है, दोनों ही प्राइमरी स्टोरेज के एग्जांपल है। ये वोलेटाइल होते हैं, यानी इनके अंदर रैम जो होती है वो वोलेटाइल, रोम जो है वो तो परमानेंट है, रैम जो होती है वोलेटाइल होती है। इसमें जो डेटा आया वो सिर्फ तभी तक इसमें रहता है जब तक कि एग्जीक्यूशन हो रहा है। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो सारा डेटा वापस सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है ये एक तरह से हम बोलें तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज डिवाइस है, ये किसी तरह का एग्जीक्यूशन कैलकुलेशन नहीं कर सकती। ठीक है, इसको एक्सटर्नल डिवाइस भी बोला जाता है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन, फ्लैश ड्राइव, ये सब जो है सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पूरी मेमोरी को मैंने उनके वर्किंग के हिसाब से टुकड़ों में बांटा है। रजिस्टर्स, प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेज, वर्चुअल मेमोरी, कैच मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एंड क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है, इनमें से हम एक एक करके सबको जो है रीड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्टर्स की। ठीक है, ये देखिए, एक्चुअली में रजिस्टर्स को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रजिस्टर्स कैसे दिखते हैं ये थोड़ा सा एक इशूमेटिक मामला है, क्योंकि रजिस्टर्स क्लियर विजिबल नहीं होते क्योंकि सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम लिया है। ये सीपीयू के अंदर इनबिल्ट मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से रजिस्टर्स होते हैं, इनको नंबर दिए होते हैं R0, R1, R2, R3, R0 यानी R0। इन रजिस्टर्स की स्टोरेज कैपेसिटी 1 या 2 बिट से ज़्यादा की नहीं होती है और ये जनरल पर्पज रजिस्टर है। ये हर वो डाटा जो सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए आ रहा है पहले यहाँ आता है, एंड देन सीपीयू उनको प्रोसेस करता है, एंड देन इन्हीं पे आउटपुट रिजल्ट सेव करता है। वही डेटा जो वापस प्राइमरी मेमोरी में यानी हमारी मेन मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मेमोरी जो है ये रैम से डेटा क्या है 0, 4, 1, 22, तो ये चारों रजिस्टर में चले जाएंगे, देन इन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, ये जो है ये है हमारी मेन मेमोरी रैम देखिए चिप्स की फॉर्म में अवेलेबल रहती है। ये इस तरह की जो चिप्स होती है इनको रैम बोलते हैं। इनके लिए अलग से मेमोरी स्लॉट लगे होते हैं सीपीयू पे। रैम जो होती है हमें प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, रजिस्टर्स के मुकाबले इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सीपीयू के बाहर यानी एक्सटर्नली मदरबोर्ड पे लगाई जाती है। इनकी कैपेसिटी पहले तो 512 MB होती थी, अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस आने लगी है। 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB तक की रैम आपको देखने को मिल जाएगी। और सीपीयू सिर्फ इसी को जो है मेमोरी की तरह कंसीडर करता है। जो भी डेटा, प्रोग्राम, जो भी एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है वो सब पहले रैम में आना जरूरी है, फिर रैम से ही वो सीपीयू के पास जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। ठीक है, ये बिल्कुल एक्चुअली नथिंग एल्स, ये एक सर्किट बोर्ड ही है जो कि मेमोरी डिवाइस की तरह टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे रजिस्टर्स है ना यहाँ पे, ये सीपीयू में बहुत कम लिमिटेशन के साथ, रैम में नथिंग एल्स, ऐसे करोड़ों जो है छोटे छोटे रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखिए ये है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये इस तरह की चिप होती है। अब रोम क्या करती है? रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे प्रोग्राम्स पहले से इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करते हैं। हम सब ने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल करते हैं, तो उससे पहले कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? तब कंप्यूटर को कंट्रोल करता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इस चिप के अंदर खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है, खुद की स्टोरेज होती है और खुद के प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं।
ठीक है। और इसके खुद का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो इस चिप के अंदर ही होता है, ये चिप मदरबोर्ड पे लगाई जाती है। अब ये प्रोग्राम होते कौन कौन से हैं? ये प्रोग्राम क्या करते हैं, सिस्टम को फर्स्ट टाइम रिवोक करने का, बायोस को एक्टिव करने का। बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि सिस्टम को एक्टिव कंडीशन में लाता है। प्लस रोम और क्या करता है, रोम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी में से लेकर के रैम में ट्रांसफर करता है। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में ट्रांसफर हो जाए, फिर रोम जो है वो अपना काम बंद कर देता है एंड देन रैम को पूरा जो है कंट्रोल हैंडल कर देता है। देन रैम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिव करके सिस्टम को चालू करवाता है। लेकिन रोम कोई भी अदर इंस्ट्रक्शंस, अदर सॉफ्टवेयर, अदर यूजर डिफाइंड डेटा को सेव नहीं करता है। ये इनबिल्ट है, इसके अंदर एक बार जो स्टोरेज आ गया बस वही हमेशा के लिए रहता है, तो यूजर इसके डेटा को चेंज नहीं कर सकता। इसके अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम्स बने हुए आते हैं, ठीक है। इसकी साइज काफ़ी छोटी होती है, एक का जो कॉइन होता है ना उससे भी छोटी साइज होती है इसकी, ठीक है। फिर ये है हमारा और सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल, ये हमारे फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। ये हमारे मेमोरी कार्ड रीडर हैं, ठीक है। ये हमारा जो है मेमोरी टेप है, ये हमारा हार्ड डिस्क है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। ये सब सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज करता क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज की कोई फंक्शनिंग नहीं होती, बस यहाँ पर डेटा स्टोर होता है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। फ्लॉपी डिस्क की हालांकि काफ़ी कम होती है, फ्लॉपी डिस्क की कुछ MBs में साइज़ होती है, हालांकि अब तो ये बंद हो चुकी है, पर जब स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत चलती थी, लेकिन इनकी साइज़ बहुत कम होती है। MB में डेटा स्टोर करती है, 2 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB ऐसे। फिर आया मेमोरी कार्ड्स, इनकी भी कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये भी बहुत कम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रख सकता है और नेटवर्क से कनेक्ट होकर के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकता है। मैग्नेटिक टेप, इसकी भी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, ठीक है। इसको पहले के टाइम पे, जैसे अभी तो बंद हो चुकी है, पहले बहुत चलती थी। इसके अंदर ब्लैक कलर की फिल्म लगी होती है जो मैग्नेट मटेरियल कोटेड होती है एंड देन वो जो है डेटा को स्टोर करके रखती है। इसको ये एक बार में पूरा सर्कल घूमता है, टेप पूरी रिवर्स होती है, देन वापस उल्टा करके इसको दूसरे घुमाया जाता है। तो इस टेप के दोनों ही तरफ अलग अलग तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। फिर बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। पहले आती थी 160, अभी तो 512, 1 GB तक आने लग गई, 2 TB तक आने लग गई। हार्ड डिस्क जो है 1 TB, 2 TB तक हार्ड डिस्क आती है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता, मल्टीपल डिस्क लगी होती है, इनमें से हर एक की डिस्क की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इनके ऊपर डेटा कैसे स्टोर होता है, 0-1 के फॉर्म में। हार्ड डिस्क में अगर हम देखें तो ये इसका आर्म है, ये आर्म जो ये मूव करता रहता है और इन डिस्क के बीच में जो है ये लगातार डेटा को जो है रीड आउट करता रहता है। तो ये हमारा हार्ड डिस्क है। फिर बात करते हैं हम SSD। ये भी आपका एक्सटर्नल या सेकेंडरी स्टोरेज पर डिवाइस है, ये हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट मान सकते हैं आप। इसके अंदर बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स लगाए जाते हैं जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी की जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि हार्ड डिस्क की जगह। और हार्ड डिस्क में चूंकि मैकेनिकल मूवमेंट होता है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है, बहुत जल्दी गर्म होती है और काफ़ी वजन में होती है। SSD बहुत लाइट वेट होता है, इसका फंक्शन बहुत सुपर फास्ट होता है हार्ड डिस्क के मुकाबले में, ठीक है। ये है आपका USB फ्लैश ड्राइव, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज में आता है, ठीक है। इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके जो है कहीं पे भी ले जा सकते हैं, एक से दूसरी जगह। जिस भी सिस्टम इसको अटैच करेंगे, USB पोर्ट होते हैं वहाँ उसके हम इसको अटैच कर सकते हैं, तो इसके डेटा को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। SanDisk, ये आपका मेमोरी कार्ड है, जिसको आप SD कार्ड भी बोल सकते हो, सिक्योर डिस्क कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड भी बोल सकते हो। ये भी डेटा स्टोर करने के काम में आते हैं। देखिए, अगर हम हकीकत में देखें तो ये आपका जो SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब एक ही टाइप के जो है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनके अंदर डेटा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, 0-1 के फॉर्म में इनको रीड किया जाता है और इनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको 512 MB से लेकर के 128, 256 या के अब तो 512 GB तक के कार्ड आने लग गए हैं, ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। कार्ड को रीड करने के लिए आपको कार्ड रीडर की जरूरत पड़ती है। इसमें कार्ड रीडर दिखने में बिल्कुल USB ड्राइव की तरह दिखता है। इसमें जो है कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, देन जैसे उस USB ड्राइव को हम जो है सिस्टम में लगाते हैं तो कार्ड का डेटा जो है सिस्टम एक्सेस कर पाता है। ये है आपका मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है। ये बिल्कुल मेमोरी कार्ड की तरह ही है, मतलब SD कार्ड की तरह ही है, बट मल्टीमीडिया में क्या होता है, एक्चुअली यहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी फाइल को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सबसे कमाल की बात है, एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मेमोरी कार्ड्स आए थे तो अलग अलग टाइप के आए थे। पहले जो आए थे वो सिर्फ डेटा को ट्रांसफर कर सकते थे, जैसे सपोज पेन ड्राइव के अंदर कोई डेटा रखा है, मैंने ऑडियो सॉन्ग ट्रांसफर कर दिया, मैं दोस्त को दे दिया, लेकिन वो पेन ड्राइव को लगा करके उस सॉन्ग को प्ले नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ता था, वो डेटा जो है उसको पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड से निकाल कर अपने सिस्टम में सेव करना होता था, फिर वो उसको प्ले कर सकता था। मल्टीमीडिया कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इसको आप सिस्टम में प्लग इन करके डायरेक्ट ही इसके अंदर मौजूद किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये हमारा CD ड्राइव, ठीक है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। इसको CD ड्राइव बोला जाता है। ये 700 MB की कैपेसिटी के साथ होती है, आगे से ऐसी दिखती है, देन पीछे की तरफ से बिल्कुल ये प्लेन होती है, ठीक है। तो ये भी जो है अगर हम बात करें
तो ये भी डेटा को स्टोर करने का काम आती है, पर इसमें एक बार जो डेटा लिख दिया उसको वापस हम इरेज नहीं कर सकते। तो एक बार फुल हो जाने के बाद में ये CD उसी डेटा को होल्ड करके रख सकती है, हम इसको वापस इरेज करके नया डेटा नहीं लिख सकते। इसकी कैपेसिटी होती है कम, और इसके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है CD ड्राइवर्स या फिर CD प्लेयर डिवाइसेज जो है CPU में इनबिल्ट आती थी। फिर ये आता है आपका नेक्स्ट DVD। DVD इज अगेन काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ CD, लेकिन इसका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, अगर आप बार बार DVD और CD को मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन में CD और DVD अवेलेबल हो जाती है। एक होता है रीड और एक होता है राइट, ठीक है। एक होता है खाली रीड, यानी एक बार जो डेटा स्टोर कर दिया खाली उसी को आप रीड कर सकते हैं, इरेज करके दूसरा डेटा डाल सकते हैं। पर अगर आप RW, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, फुल फॉर्म होता है रीड राइट, अगर इस टाइप का CD या DVD आप लाते हैं जैसा यहाँ लिखा हुआ है, तो इस टाइप की CD DVD को जो है हम उसका डेटा बार बार इरेज करके फिर से नया डेटा डाल सकते हैं। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे एक नेरो करके सॉफ्टवेयर बीच में बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। तो इसमें रीड राइट में क्या होता है कि आप डेटा बार बार जो है मतलब इसमें वापस सेव कर सकते हो, पुराना डेटा वापस आप हटा सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक है, मल्टीपल टाइम ऐसा करने पे CD और DVD की जो एक कैपेसिटी होती है रीड राइट की, ये खत्म होने लगती है, ये जो है करप्ट होने लगती है, और बिना सॉफ्टवेयर की मदद से आप डेटा बार बार रीड राइट नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को बर्न प्रोसेस बोला जाता था, क्योंकि डेटा राइट करने के बाद में CD और DVDs काफ़ी गर्म हो जाते थे, ठीक है। सो ये है आपकी ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ब्लू रे डिस्क इज नथिंग एल्स। देखिए, अगर CD और DVD की बात करें तो इनकी साइज भले जैसे DVD में भले आप 4.5 GB डेटा स्टोर कर सकते हो, पर क्वालिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता था, क्योंकि इनकी DPI जो है डॉट पर इंचेस जो है रिजोल्यूशन कैपेसिटी काफ़ी कम होती थी, तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलती थी अगर आप कोई भी वीडियो फाइल जो है आप इस पर सेव करते हैं अगर, तो ठीक है। लेकिन ब्लू रे डिस्क, इसकी कैपेसिटी, इसका रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका DPI 1084 है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है 1 GB के आसपास जो है इसका DPI था, ठीक है। इतना ज़्यादा DPI होने की वजह से इस पे हाई एंड या अच्छा हम बोल सकते हैं हायर क्वालिटीज़ के वीडियोस भी हम आसानी से सेव कर सकते थे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलती थी। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके घर में कोई पुरानी, जैसे किन्हीं की शादी अगर 10 या 12 साल पहले हुई हो, ठीक है, तो आप उनकी शादी की अगर आप सीरीज़ देखेंगे, या उस समय की कोई और भी सीरीज़ अगर आपको मिल जाती जिनमें वीडियो फाइल्स हैं, आप उनको प्ले करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वालिटी में मज़ा नहीं आएगी, क्वालिटी में पिक्सल्स फट रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोटिस होगी। वही अगर आप ब्लू रे डिस्क उस समय की अगर कोई मिल जाती है, आपको चला कर देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियरिटी देखने को मिलेगी, हम उसे HD क्वालिटी में कह सकते हैं। तो ब्लू रे डिस्क इज नथिंग एल्स, ये CD DVD का ही हायर वर्जन है, पर इसका जो DPI रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सुपर स्मूथ क्वालिटी वाले वीडियोज़ को सेव करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये तो था सब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेमोरी के एक्चुअली यूनिट्स की। मेमोरी जो होता है कंप्यूटर के अंदर कैसे काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर सबसे लिस्ट लेवल पे डेटा जो होता है वो होता है 0-1, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो 0-1 होते हैं इन्हें बोला जाता है बिट, यानी कि 0-1 2 बिट है, 0 1 बिट है, 1 1 बिट है। तो एक बार में एक बिट जो होता है या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन जब इन बिट के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं तो बड़ी बड़ी यूनिट्स बनती है। जैसे कि जब 4 बिट मिल जाती है तो उसके ग्रुप को बोला जाता है निबल, ठीक है। 8 बिट मिल जाती है तो उनको बोलते हैं बाइट, ठीक है। तो बाइट क्या कर रहा है, एक्चुअली बाइट जो है लगभग 256 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर बात करते हैं किलोबाइट की। किलोबाइट में कितना होता है, 1024 बाइट्स हो जाती है। फिर आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स आ जाती है। फिर आता है गीगाबाइट, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होती है। एंड देन फिर आता है टेराबाइट, जिसके अंदर 1024 गीगाबाइट आ जाता है, ठीक है। गीगाबाइट इज फुल फॉर्म ऑफ GB, आपने देखा होगा 512 GB, ठीक है, और 1 टेराबाइट। ये इस तरह से जो ये मेजरमेंट यूनिट्स काम करती है। तो इस फॉर्मेट में डेटा एक्चुअली में कंप्यूटर में जाकर के स्टोर होता है। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा डिफरेंट टाइप, मतलब एक तो कंप्यूटर के अंदर डेटा जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसकी साइज कैपेसिटी कैसे जो कंसीडर करी जाती है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस देखी, कार्ड देखे, फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव देखी हमने, ठीक है। हमने SSD देखा, हार्ड डिस्क, टेप, कार्ड, फ्लॉपी, रोम, रैम, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और रजिस्टर्स, ये सब हमने देखे, ठीक है। तो ये सब सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन। इनके बारे में आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा सा एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर भी अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट या कोई भी अगर क्वेरी है या कोई सजेशन फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। हमारे इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।